हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए जर्नी में, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था डाइजेशन, जिसके 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं जो भी चीज़ आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, इसी होप के साथ आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं आज अपना डाइजेशन का लेक्चर 3। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यार क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में जो जो ऑर्गन आते हैं हम लोग उसकी डिटेल स्टडी कर रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता था? अपना माउथ आता था, माउथ के बाद बकल कैविटी आता था, बकल कैविटी के बाद अपना फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन अपने एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले माउथ कवर किया था। माउथ में हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ अ स्लिट विच ओपन इनटू बकल कैविटी। केवल इतनी बात पढ़ी थी कि माउथ एक छोटी सी दरार है जो कि बकल कैविटी में ओपन होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है पैलेट। पैलेट अपने माउथ का ऊपर का हार्ड स्ट्रक्चर। पैलेट 2 तरीके का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंटीरियर पार्ट होता है माउथ का और सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट होता है। आपने देखा होगा मुंह खोलते हैं तो पीछे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको यूवला बोलते हैं। वो भी पैलेट का ही एक्सटेंशन है। तो वो सॉफ्ट पार्ट है ना, तो वो पीछे, तो पोस्टीरियर वाला पार्ट अपना सॉफ्ट पैलेट हो गया। और जो एंटीरियर पार्ट है, इसको छू के देखेगा ये हार्ड है, तो ये अपना हार्ड पैलेट हो गया। इसके बाद इसी में हम लोगों ने टीथ पढ़ा। टीथ में डिटेल में गए, मतलब टीथ के टाइप पढ़े, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट, उनका डिवीज़न पढ़ा। कौन से मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं, किसको विजडम टूथ बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट में क्या क्या आता है ये पढ़ा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने मूव किया, टंग पे आए। टंग में पढ़ा कि ये एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है जो कि फ्लैशी होता है। फ्लैशी का मतलब इसमें कोई बोन नहीं होती, ये फ्लैशी पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है, विच इज कनेक्टेड इन अवर बेस ऑफ बकल कैविटी, जो कि अपने बकल कैविटी के बेस से अटैच होती है। यानी कि जब हम टंग को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक स्किन, थिन स्किन से अटैच है, जिसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लिखाई भी थी कि टंग इट इज अ फ्लैशी पिंक कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड अटैच थ्रू फ्रेनुलम। फिर उसके बाद हम लोग मूव किए थे और फेरिंग्स पढ़ा था। फेरिंग्स को हमने आपको बताया था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फिर हम लोगों ने फेरिंग्स के टाइप पढ़े थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स को ये किस बेसिस पे बांटा गया है ये भी कल हमने आपको बताया था कि जो अपना नेसल पैसेज के पास होता है फेरिंग्स का एरिया, उसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। जो अपना ओरल पार्ट में होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो अपना लैरिंग्स के पास होता है फेरिंग्स का एरिया, उसको लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स अपना साउंड बॉक्स होता है जहां अपनी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद ईसोफेगस पढ़ा। ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। इसमें केवल इतना याद रखना है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती। इसका काम क्या होता है कि ये अपने फूड को माउथ से लेके अपने स्टमक तक पहुंचाता है। इसमें एक पार्ट और होता है कि इस ईसोफेगस में जो ऊपर की मसल होती हैं वो स्केलेटल मसल होती हैं, नीचे की स्मूथ मसल होती हैं। ये आगे जब दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर के फॉर्मेट में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वहाँ पर आएगा, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद ईसोफेगस तक कंप्लीट हो गया था। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें स्टमक पढ़ना है। स्टमक के बाद हमें इंटेस्टाइन में आ जाना है। इंटेस्टाइन में स्मॉल, लार्ज, देन अपना एक पोर्शन खत्म हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल वाला। इसके बाद हम लोग आएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स में क्या क्या पढ़ना है? ग्लैंड्स में हम लोगों को पढ़ना है सिलिवरी ग्लैंड, जो कि 3 पेयर होती हैं। फिर आ जाएगा अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर आ जाएगा पेनक्रियाटिक ग्लैंड, उसी में पढ़ना है हम लोगों को लीवर, उसी में पढ़ना है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और फिर आ जाएगा अपना लास्ट पोर्शन डाइजेशन, चीज़ों का टूटना, कि अपने बॉडी में ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जितने भी जूसेस बना रही हैं, अपनी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो जितने भी जूसेस बना रही हैं, वो जूसेस वर्क कैसे कर रहे हैं, वो किस किस चीज़ को, यानी कि फैट को कैसे तोड़ रहे हैं, कार्ब्स को कैसे तोड़ रहे हैं, स्टार्च को कैसे तोड़ रहे हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अपने माउथ में जो
अच्छा अभी नहीं बताया था, ओके, ये जब आगे बताऊंगा ग्लैंड्स तो वहीं पर आएगा। ओके, तो आज हम लोगों को कहाँ से चालू करना है, स्टमक से, तो स्टमक से चालू करते हैं। आई होप ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको बिगाड़ने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या कुछ भी डिमांड है तो वो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। कोई अदर चीज़ पढ़ना चाहते हो या किसी और चीज़ का लेक्चर चाहते हो तो जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। स्टमक का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में ही स्टमक के पार्ट पढ़ लेंगे। स्टमक के वैसे ओरली बता दे रहा हूं आपको एक बार कि स्टमक के अपने 4 पार्ट होते हैं। स्टमक अपना 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। वो 4 पार्ट कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है उसमें कार्डियक, फिर होता है फंडस, फिर होता है बॉडी और फिर लास्ट पाइलोरिक, ठीक है। ये 4 पार्ट हमें स्टमक के पढ़ने। जब स्टमक का डायग्राम बनाएंगे तो इन पार्ट्स की पोजीशन क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन देख रहे हैं आप लोग। स्टमक में सबसे पहली चीजें तो हमें ये याद रखनी कि स्टमक जो होता है अपना जे शेप का होता है। ये आपको स्लाइड जे शेप लग रही है क्या? तो स्टमक जो होता है अपना जे शेप का होता है। अब उसमें 4 पार्ट होते हैं। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। तो ये 4 पार्ट स्टमक के समझ में आ गए क्या? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। जहां पर ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में, जहां पर ईसोफेगस की ओपनिंग होती है वो पार्ट होता है इसका कार्डियक पार्ट, ठीक है। और जो पार्ट थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, फूला हुआ, उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। और जो पार्ट इंटेस्टाइन की तरफ खुला होता है, यहां से अपनी इंटेस्टाइन चालू हो रही ना, तो जो पार्ट अपना इंटेस्टाइन की तरफ खुला होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक, और रिमेनिंग पार्ट को बॉडी बोलते हैं। तो स्टमक के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। यहां पर एक इंस्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे, तो इसको नोट कर लेना है। और इसके बाद कुछ चीजें स्टमक की नोट करा दे रहे हैं, पॉइंट डाल के लिख लेना। जे शेप ऑर्गन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं?
स्टमक इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक क्या अपनी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है? भाई आप लोग भी देख सकते हैं, अपना जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सारा स्टमक में ही स्टोर होता है। तो स्टमक मतलब वो उसमें स्पेस होगा ना अच्छा खासा, यानी कि वो अंदर से हॉलो होगा और थिक होगा। तो एक पार्ट तो ये याद रखना है कि स्टमक जो होता है अपना जे शेप का होता है। दूसरा ये याद रखना है कि इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तीसरा, फूड स्टोर हियर फॉर 4 to 5 आवर्स। अपने स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। ओके, फूड स्टोर हियर फॉर 4 to 5 आवर्स। इतनी चीजें समझ में आ गई। बाकी इसके पार्ट तो डिस्टिंग्विश कराई दिए हैं, अलग से लिखने की जरूरत है क्या कि स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। ये चीजें यहां पर डायग्राम में हमने आपको बता दी है। ठीक है, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। यहां क्या है? ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पार्ट होता है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। जहां ईसोफेगस की ओपनिंग होती है उसको कार्डियक बोलते हैं। जो बल्ज आउट पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट को बॉडी बोलते हैं। बाकी पॉइंट्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़े कि स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन, इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और फूड स्टोर हियर फॉर 4 to 5 आवर्स। यानी कि अपना हम लोग जो भी खाना खाते हैं ये स्टमक में 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। एक पॉइंट और लिख लो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट लिखा है, ये तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच फॉर्म गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस फॉर्म करती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस फॉर्म करती है। ये गैस्ट्रिक जूस कौन से होते हैं? HCl और CIF। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CIF कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। जब हम आप लोगों को एसोसिएटेड ग्लैंड्स वाला रीजन पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें हर ग्लैंड्स को डीपली बताएंगे कि कौन सी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है और उसका क्या काम होता है आगे। ओके, ये जो अपना गैस्ट्रिक जूस होता है इसी को एपेटाइट जूस भी बोलते हैं। एपेटाइट जूस मतलब वो जूस जिससे भूख लगे। कई बार हमें भूख का एहसास होता है ना कि अब हमें भूख लगी है, तो वो एहसास कैसे होता है? क्योंकि अपना स्टमक गैस्ट्रिक जूस बना रहा होता है। तो इसका दूसरा नाम एपेटाइट जूस। याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस को ही एपेटाइट जूस भी बोलते हैं। तो ये अपना स्टमक वाला रीजन खत्म हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना था? इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आना था क्या? चलिए, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। बिगाड़ने जा रहे हैं भाई। आगे क्या आ गया? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन।
अच्छा, हम लोगों ने अभी स्टमक में एक पार्ट मतलब बात पढ़ी थी कि स्टमक इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम लोग बात करते हैं कि इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर होती है। ओके, तो इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स देख लो एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, 3 पार्ट, जिसमें से इलियम हमारा हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है और मैक्सिमम डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने टंग तक फिनिश कर लिया था, ईसोफेगस पढ़ लिया था, फेरिंक्स पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोगों ने स्टार्ट किया स्टमक। स्टमक में हमने उसके पार्ट पढ़े। फिर ये पढ़ा कि स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, वहां पर फूड 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। ये पढ़ा कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जिसको एपेटाइट जूस भी बोलते हैं। और ये पढ़ा कि स्टमक इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद हम लोग आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद पार्ट्स में आए, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं, तो वो पढ़ा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट पढ़े? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब यार ये जो ड्यूडेनम में हमने आपको बताई एक बात कि यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो ये क्यों होता है मैक्सिमम डाइजेशन? इसको समझने के लिए हमें डक्टस सिस्टम पता होना चाहिए। एक सिस्टम होता है यहां पर डक्टस सिस्टम। जब तक हमें डक्टस सिस्टम नहीं पता होगा तब तक हमें यह बात नहीं पता लगेगी कि डाइजेशन ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा क्यों होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर डक्टस सिस्टम होता है। अब वही डक्टस सिस्टम यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डक्टस सिस्टम का एक डायग्राम है, वो डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि यहां पर हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। ये लिवर है। ठीक है, लिवर है। लिवर से हमारा डक्ट आती हैं। ये जो हम ग्रीन सर्कल कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी एक बार लेबलिंग कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम आपको पढ़ाना क्या चाह रहे हैं।
ठीक है। ये हो गया अपना लिवर, जिनमें से ये हो गई आपकी एक डक्ट, ये हो गई दूसरी डक्ट, ये हो गई तीसरी, इसका नाम हो गया, ये क्या है अपना, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसका नाम, और इसका नाम। यहाँ पर नाम काफ़ी सारे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा नाम पे फोकस करना है, ठीक है, कि हम नाम आपको क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, लिवर, ठीक है। ठीक, लिवर के हमने राइट लोब लेफ्ट लोब दिखा रखा है, ठीक है। लिवर के अपने दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। अब लिवर से जो डक्ट निकलती है ना, डक्ट समझते हो, वो ट्यूब जिससे लिवर अपना सेक्रीशन भेजता है। जैसे लिवर ने मान लो बाइल बनाया, अब ये बाइल किसी ना किसी चीज के थ्रू आएगी ना नीचे डाइजेशन के लिए, तो वो जो सिस्टम है, जैसे बाइल नीचे आ रही है उसको डक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू, जैसे आपने घर में पानी लगाया पाइप से, तो अब पानी क्या कर रहा है, पाइप के थ्रू ट्रेवल होके आगे आ रहा है, तो ये जो पाइप है ना, ये आपकी डक्ट हो गई, ठीक है। वो डक्ट पानी के लिए हो गई, यहां पर डक्ट बाइल के लिए होती है। तो जो डक्ट राइट लोब से आ रही है उसको राइट वो बोलते हैं। जैसे अपने दो डक्ट आ रही हैं, तो इधर सबसे पहले इसको समझ लो, सारे नाम समझ लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। गॉल ब्लैडर किसी ने सुना है क्या? गॉल ब्लैडर कई बार सुना होगा आपने कि गॉल ब्लैडर में उनके पथरी हो गई है। लिवर अपना जो भी सेक्रीशन बनाता है ना, बाइल वगैरह, वो सारी चीजें स्टोर होती हैं अपनी गॉल ब्लैडर में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को जब अपने घर में किसी चीज में पानी का यूज करना होता है, तो क्या जितनी बार यूज करना होता है उतनी बार समरसेबल को ऑन करते हैं, यानी उतनी बार मोटर ऑन करते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं कि एक बार मोटर चला के अपनी टंकी फुल कर लेते हैं, उसके बाद उसी टंकी से पानी यूज करते रहते हैं। जब फिनिश हो जाता है तो वापस से यही काम करते हैं। सेम काम लिवर करता है। लिवर को नहीं मालूम है कि आप अपनी अगली मील कब लोगे, है ना, तो वो अपना बाइल जूस बनाता रहता है, और वो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में आके। वो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में आके। तो गॉल ब्लैडर के दो काम होते हैं, एक तो बाइल जूस को स्टोर करना, और दूसरा बाइल जूस को कंसंट्रेट करना। क्या क्या काम होते हैं कि पहला बाइल जूस को स्टोर करना, दूसरा बाइल जूस को कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो एक गॉल ब्लैडर पढ़ लिया। अब आपको क्या बता रहे थे, डक्टक सिस्टम बता रहे थे। तो जो राइट लोब से आ रही है वो राइट हेपेटिक डक्ट हो गई, ठीक है। मार्कर दूसरा लें। जो लेफ्ट लोब से आ रही उसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख दें क्या यार, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। समझ जाओगे ना, नीचे लिखा हुआ है। अरे यार ये इरेज हो गया। तो जो राइट लोब से डक्ट आ रही है उसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट लोब से डक्ट आ रही है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, यानी गॉल ब्लैडर को भी तो अपना सेक्रीशन भेजना है, तो जो यहां से डक्ट आ रही इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और जब जैसे ये राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गए, राइट हेपेटिक डक्ट हो गई, ये क्या एक जंक्शन पे मिलना है। ये जब जंक्शन पे मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट।
राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब आपस में मिलते हैं आके तो ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, या इसको बोल लो कॉमन बाइल डक्ट। हमें लग रहा है भाई आप लोगों का कनेक्शन टूट रहा है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम एक बार चलिए फिर से बताते हैं। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद हमने आपको एक लाइन बताई कि जो अपने बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में होता है। ठीक, अब ये मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों होता है इसका पहले आप ओवरव्यू सुन लो। असल में क्या होता है कि ये जितनी भी डक्टस सिस्टम आपको बता रहे हैं, यानी कि लिवर जो भी चीजें बना रहा है या पेनक्रियाज अपना जो भी चीजें बना रहा है, ये सारी आके ड्यूडेनम में खुलती हैं। और ड्यूडेनम में के खुद के पास एक ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, वो भी कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है। वो क्या सेक्रेट कर रही आगे बताएंगे। ओके, तो जब सबका सेक्रीशन ड्यूडेनम में आके खुलेगा तो आप ही बताइए क्या सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में नहीं होगा? होगा ना। बस यहां भी वही सिस्टम है। ड्यूडेनम, ये जो बल्ज आउट पार्ट देख रहे हैं सी शेप, ड्यूडेनम अपना सी शेप होता है। इसको नाम लिख लो, ड्यूडेनम। ये अपना ड्यूडेनम है। तो आप यहां से देख रहे होगे कि हमने लिवर बनाया, गॉल ब्लैडर बनाया। लिवर से जो डक्ट आ रही है, राइट लोब से आने वाली राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से आने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जहां पर ये मिलती हैं इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जब कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट आपस में मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहां पर बेटा कॉमन हेपेटिक डक्ट आएगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं उसको। जब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलते हैं तो बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पेनक्रियास की डक्ट है, यानी इसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिख लो, पेनक्रियास। अब ये जो डक्ट है इसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर, इसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। ये नाम समझ में आ रहा है? इस ऑर्गन को बोलेंगे पेनक्रियास, और पेनक्रियास के अंदर जो डक्ट होगी उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये डक्टस सिस्टम भाई बना रहे हैं अपना। ये अपना लिवर हो गया, लिवर में राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, 2 लोब होते हैं। राइट लोब से आने वाली डक्ट को राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, लेफ्ट लोब से आने वाली को लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट खुलती है पेनक्रियाटिक डक्ट के पास, और जब ये पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल जाती हैं तो यहां पर ये जो बनाती हैं ये होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इसको ही बता दे रहे हैं। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, नाम काफी सारे हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद क्या पढ़ा कि अपने बॉडी में जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो होता है ड्यूडेनम में।
अब मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा डक्टस सिस्टम। डक्टस सिस्टम क्या होता है भाई, एक कॉमन सी बात तो ये याद रखनी है कि मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में इसलिए हो रहा है क्योंकि लिवर और पेनक्रियास का जो भी सेक्रीशन है वो सारा आके ड्यूडेनम में खुल रहा है, और ड्यूडेनम के खुद के पास भी एक ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, वो भी कुछ ना कुछ सेक्रेट करती। तो जब सबके सेक्रीशन आके ड्यूडेनम में खुल रहे हैं तो सारा डाइजेशन भी वही होगा। तो मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों होता है ये पता लग गया। अब लिवर और पेनक्रियास जो भी सेक्रेट कर रहे हैं वो ड्यूडेनम तक कैसे पहुंच रहा है, इसके लिए हमें डक्टस सिस्टम पढ़ना होता है। वो डक्टस सिस्टम क्या होता है, ये होता है। हमने लिवर का डायग्राम बनाया, हमने गॉल ब्लैडर का डायग्राम बनाया। अब लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब से जो डक्ट आती है उसको राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। असल में लिवर को ना अपने ये कह लो कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसमें लिवर को हेपार बोलते हैं। हेपार, लिवर को हेपार बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और लिवर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। जैसे अपनी किडनी की यूनिट होती है ना नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ऐसे ही जो लिवर होता है ना, लिवर की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक सेल बोल लो या हेपेटिक लोब्यूल बोल लो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डक्ट है ना इनको हेपेटिक डक्ट बोल रहे हैं। ये हेपेटिक वर्ड कहां से आया ये समझ में आया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है भाई। लिवर को हेपार बोलते हैं, हेपार से जो आने वाली डक्ट हैं उनको हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। अब लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। तो जो राइट से आ रही है डक्ट उसको बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, और जो लेफ्ट से आ रही उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जहां पर ये दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं यानी ये पार्ट, इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जहां खुलती है इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये इधर गॉल ब्लैडर बनाया था, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं यहां पर कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलते हैं तो बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है पेनक्रियास के पास, जहां पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। ये ऑर्गन हो गया अपना पेनक्रियास। पेनक्रियास में जो डक्ट होती है उसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तीन तो हमने आपको मेजर डक्ट बताई हैं, लिवर से आने वाली हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट और पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद जो नाम बताएं ये इनके कॉमन मिलने से बताएं कि जब इसकी दोनों मिली तो कॉमन बाइल डक्ट बना दिया, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट बना दिया, और कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिली तो कॉमन बाइल डक्ट बना दिया। कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग हो गई अपनी पेनक्रियास में जहां पर पेनक्रियाटिक वो पर डक्ट प्रेजेंट थी। अब पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे हमारी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में यहां मिल रहे हैं ना, देखो ये पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई और ये ओपन हो रही है कॉमन बाइल डक्ट। तो जहां से कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलते हैं तब बनाते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम में। तो अब इन सब का सेक्रीशन कैसे ड्यूडेनम में आ रहा है इस चीज का पता लगा क्या। अब समझ में आया कि मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब का सेक्रीशन खुलता है ड्यूडेनम में, ठीक है। इतनी चीजें पता लग गई। अब हमने आपसे बताया था कि ये जो ग्रीन ग्रीन दो सर्कल हैं इसको याद रखना है। वही स्पेस की कमी, फिर भी लिखने की कोशिश करते हैं। ये हमने गोले इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर का क्या काम करता है कि वो चीजों के सेक्रीशन को रोक भी सकता है और खोल भी सकता है। स्फिंक्टर का क्या काम होता है, जैसे सपोज आप हाथ में पाइप पकड़े हो और पाइप से आ रहा है पानी। अब अगर आप चाहो तो अपने हाथ से प्रेस करके पाइप को दबा दो सकते हो, तो क्या पानी आना रुक जाएगा? रुक जाएगा। तो ये जो आपने दबाया ना, तो क्यों दबाया? आपने अपनी फिंगर से फोर्स लगाई, बस यही काम करता है स्फिंक्टर। यहां पर आपने देखा होगा कि कॉमन बाइल डक्ट आके खुल रही है और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुल रही है। तो ये एक स्फिंक्टर यहां होता है, एक यहां होता है। यहां वाले को बॉयडन बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और यहां को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
ये एरो थोड़ा सा बेटा चेंज कर लो, ये एरो डक्ट का हो गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो इनका काम समझ में आया, ये केवल चीजों के सेक्रीशन को रोक सकते हैं और खोल सकते हैं, बस इनका इतना ही काम है। तो डक्टस सिस्टम समझ में आया क्या? थोड़ा सा भाई कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने दिमाग में सीधा सीधा बैठाना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्टमक फिनिश किया था, स्टमक फिनिश करने के बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिडेनम, जिजनम, इलियम, ठीक है। उसके बाद पढ़ा कि मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। अब मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा डक्टस सिस्टम। डक्टस सिस्टम मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी आसपास के ऑर्गन है, लिवर, पेनक्रियाज, इन सब का सेक्रीशन आके ड्यूडेनम में खुलता है। और ड्यूडेनम के पास अपनी खुद की भी एक ग्लैंड होती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबका सेक्रीशन ड्यूडेनम में कैसे ओपन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा डक्टस सिस्टम, जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा लिवर। लिवर के पास 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। जैसे आने वाली डक्ट को लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये जब आपस में मिल जाती हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है पेनक्रियाज में, जहां पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलकर बनाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलकर बनाती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जिसकी ओपनिंग होती है ड्यूडेनम में। तो यहां जितना भी सेक्रीशन हुआ सारा आ गया ड्यूडेनम में, ठीक है। अब इनका जो सेक्रीशन है इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक स्फिंक्टर यहां लगा होता है जो कि कॉमन बाइल डक्ट को और पेनक्रियाटिक डक्ट को मिलने में एक मतलब बाधा होती है, या ये कह लो कि कंट्रोल कर सकता है। और एक स्फिंक्टर यहां होता है जब ड्यूडेनम में चीजें खुल रही होती हैं। तो यहां जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और जो यहां होता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इतनी चीजें क्लियर हैं? एक बार आप लोग भी देख लो, नोट कर लो। हो गया, इसको इरेज करते हैं। एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि डक्टस सिस्टम हेडिंग डाल के और जितनी भी डक्ट हैं उनके नाम मेंशन कर दे रहा हूं, किसके मिलने से क्या बनता है, ताकि आप लोग जब इसको रिवाइज करो तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है।
लिवर से आने वाली डक्ट को क्या बताया था, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इन दोनों के मिलने से कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से मिलती है, गॉल ब्लैडर से आने वाली, तो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ऐसे लिखने पे भाई समझ जाओगे ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला डायग्राम नोट करने के बाद इसको जरूर लिख लेना, इससे आपको सारी डक्ट क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या बताया था कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब मिलती हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट जब मिलती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जब मिलती हैं तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन पढ़नी है, उसके पार्ट पढ़ने हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल वाला, और हम लोग आ जाएंगे ग्लैंड्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से अगर इसके आगे हम बताएंगे तो शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आज का ये पार्ट कॉम्प्लिकेटेड था डक्टस सिस्टम समझना। तो आप लोग इसको नोट करिए, रिवाइज करिए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका लार्ज इंटेस्टाइन खत्म करके और आ जाएंगे अपने ग्लैंड्स वाले पार्ट में, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।